ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को नमस्कार। अभिनव कैरियर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कैलाश सर ने आपसे वादा किया था कि डीसी सर आपको इंग्लिश करवाएंगे, तो मैं आपके सामने हाजिर हूं। मैं द इंग्लिश गुरु दयाल सर के नाम से जाना जाता हूं। 2012 से मैं आपके इस कंपटीशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, इस ज्ञान धारा में कार्यरत हूं, काम कर रहा हूं। और जैसे कि आज का थंबनेल है CET 2024, तो इसके लिए हमने एक यात्रा शुरू की है। इस यात्रा में हमारा एक कर्मठ स्टाफ, हमारी एक कर्मठ टीम है जो लगातार मेहनत कर रही है। हमारी जो मैथ की क्लासेज है लगातार आ रही हैं, हिंदी की क्लासेज आ रही हैं, इतिहास की क्लासेज आ चुकी हैं आपके सामने। और यह एक चीज बोल दूं कि विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के, निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस यात्रा में शामिल होने के लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने YouTube पे जाना है, वहां पर अभिनव कैरियर एकेडमी के चैनल को सर्च करना है और उसे ओपन होते ही सब्सक्राइब करना है और शेयर करना। सिर्फ इतना सा आपको करना है और आप हमारी इस यात्रा में, हमारे इस ज्ञान धारा में शामिल हो जाओगे। मिलेगा क्या? यहां पर आपको सभी CET और अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो क्लासेस है वो बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। कौन कौन सी? जैसे कि बात करें अपने, तो अपना जो लोगो है अभिनव कैरियर एकेडमी में, ठीक है, ACA, तो इसको सर्च करना है आपको। ACA अभिनव कैरियर एकेडमी, तो आपको देखना है। तो ये लोगो है जिसे आप क्या करोगे, सर्च करोगे। यही लोगो पे हमारी जो क्लासेस है वो बिल्कुल आपको निःशुल्क मिलने वाली। प्लेलिस्ट ओपन होगी, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस हैं, आपको मिलेंगी। अब यहां पर कौन कौन सी CET की क्लासेस है, पूरा का पूरा जो कोर्स है आपको मात्र 35 डेज के अंदर पूरा करवा दिया जाएगा। और प्लस इसके साथ में एक्सरसाइज और PDF भी आपको दे दी जाएगी। और पूरी की पूरी प्रिपरेशन का वादा है आपसे, ये सारी की सारी तैयारी है हम करवाने वाले हैं। और मैं आपको द इंग्लिश गुरु दयाल सर वादा करता है कि CET के इंग्लिश में जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, हम उन 10 क्वेश्चन को हल करेंगे। और वहां पर 10 के 10 क्वेश्चंस को हल करने के बाद फुल मार्क्स भी हासिल करेंगे। हालांकि ये जो 10 क्वेश्चन है हमारे लिए, जो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं उसका एक मात्र छोटा सा भाग है। लेकिन सच बताऊं तो 20 नंबर भी बहुत होते हैं। 7 से 8% का मामला है। लगातार जुड़िए, लगातार आपको क्लास में दूंगा। लगातार अपनी जो क्लासेस है 35 दिनों के अंदर पूरा सिलेबस हल हो जाएगा विद PDF नोट्स के साथ में। आपके हाथ में होंगे PDF नोट्स और आप उन्हें पढ़ेंगे और आने वाली जो सितंबर माह में, अगले ही माह में जो एग्जाम होने वाला है, हम उसे उस एग्जाम में सॉल्व करेंगे। सॉरी, तो उस एग्जाम में अपने सारे क्वेश्चन हल करते हुए नजर आएंगे। तो मेरे ख्याल से आप तैयार हो पूरी तरह से। आपने अपनी नोटबुक, पेन, पेंसिल निकाल लिया है और हमारी इस ज्ञान धारा में शामिल हो चुके होंगे। आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभिनव कैरियर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को आगे से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस जो हमारा जो ये हवन है, हम ये घर घर तक जो एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें शामिल होइए। और अगर आप इसको चैनल को आगे किसी और को सब्सक्राइब करते हो, किसी और को रेफर करते हो,
तो उसका भी भला हो सकता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्लास की तरफ। और जैसे कि थंबनेल में दिया हुआ है इंग्लिश ग्रामर की आज हमारी प्रथम क्लास रहेगी, टेंसेस की क्लास, और यहीं से अपने शुरू करेंगे। उससे पहले सीईटी का क्या कुछ रहेगा वो अपने इस क्लास में जानेंगे, कितने क्वेश्चन आते हैं और कितना। चलो बढ़ते हैं, बात करते हैं सीईटी। सीईटी के अंदर क्या है कि हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का, कंपोजिशन का और कुछ वकैब का, ये 3 पार्ट्स रहते हैं। कैसे आते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, हमें उन्हें किस तरह से हल करना है, और किस तरह से हमें जो नेगेटिव मार्किंग है, इस बार एक्चुअली हुआ क्या, 2022 में जो पेपर हुआ था उस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग है। तो उस नेगेटिव मार्किंग से हमें किस तरह से बचना है यह भी हम जानेंगे। तो इसमें देखिएगा हमारा जो अभिनव कैरियर एकेडमी इंस्टीट्यूट है, यह क्या क्या, इसके अलावा सीईटी के अलावा भी आपको कौन कौन से कोर्सेज हैं वो अवेलेबल करवाएगा। तो उसमें से हमारा सीईटी है ही, रीड फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की दोनों इंग्लिश लैंग्वेज की जो क्लासेस है वो मेरे द्वारा ही आपको दी जाएंगी। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट एलडीसी। एलडीसी चाहे अपने हाई कोर्ट का है या आरएसएम एसएसबी के लिए जो +2 लेवल की वैकेंसी है उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं पटवार लेवल की जो इंग्लिश आ रही है या वीडियो लेवल की जो इंग्लिश आ रही है। ग्रेड फर्स्ट के लिए आपका जो फर्स्ट पेपर और मेन सब्जेक्ट दोनों ही इंग्लिश यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाएगी। फर्स्ट पेपर के लिए क्लासेस आपको कुछ ही दिनों में अवेलेबल है, और जो रही बात मेन पेपर की तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है आपके लिए, शेड्यूल है, वो दे दिया जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं सेकंड ग्रेड के लिए। सेकंड ग्रेड की जो इंग्लिश है उसके अंदर ग्रामर का एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है, लिटरेचर भी अपने करेंगे, और उसके बाद में वकैब का भी एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है। पूरी तरह से आपको क्लासेज अवेलेबल करवाई जाएंगी। उसके बाद में बढ़ते हैं आरईएस की बात करें तो आरईएस मेंस की पूरी तरह से गाइडेंस प्लस आपको राइटिंग स्किल्स बताया जाएगा कि हमें किस तरह से, हमें जो इंग्लिश एक बहुत बड़ा लेवल रहता है हमारे राजस्थान के स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कि सब कुछ होता है उनका, लेकिन जब मेंस में बैठते हैं तो आरएएस मेंस में एक इंग्लिश बहुत बड़ा हुआ, एक बहुत बड़ी हर्डल बन जाती है। तो वो भी आपको पूरी तरह से सिखाया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने आज की इस यात्रा के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल मेरे साथ रहोगे, अभिनव कैरियर एकेडमी का साथ दोगे। हाँ, एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा आपको कि इस क्लास को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके पास रेगुलर हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। लगातार आप हमसे जुड़े रहिए, आपकी सफलता का वादा है, ये हम करते हैं। चलो बढ़ते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे आज सीईटी के लिए, तो सीईटी हमारे 2 लेवल के लिए होने वाली है। एक होगा अपना ग्रेजुएशन लेवल जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, 7 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे, और इसकी जो फॉर्म है 9 अगस्त से फॉर्म है वो भरे जाने शुरू हो चुके हैं, और 7 सितंबर तक ये चलेंगे। तो मैं चाहूंगा कि जितना जल्द हो सके हमें जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करने चाहिए और अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। इसमें क्या रहेगा, तो इंग्लिश ग्रेजुएशन लेवल का जो हमारा पेपर आने वाला है इसके अंदर हमारे टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं अगर अपने बात करें तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। कुछ पहले टॉपिक बताता हूं मैं आपको, फिर बात करते हैं कितने क्वेश्चन आएंगे, हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो बात करते हैं अपने तो इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर जो टॉपिक रहेंगे कुछ ऐसे इस तरह से टॉपिक हैं। तो पहला अपना रहेगा आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर। आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, आर्टिकल एक छोटा सा टॉपिक है, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, हमें ओनली 3 आर्टिकल्स होते हैं, उन्हें यूज करना होता है, और ए और एन का तो कुछ फंडा ही नहीं है। रही बात हमें द की, और क्वेश्चन भी द से रिलेटेड ही आता है, तो उसे देखना है। विद इन 2 क्लासेस का काम है, 2 क्लासेस में अपने बहुत बढ़िया तरीके से इसे हल कर सकते हैं। और फुली अश्योर यू कि मैं पूरी तरह से आपको गारंटी देता हूं कि हमारा ये जो डिटर्मिनर और आर्टिकल्स का टॉपिक है इसमें से
100% एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है और उसे अपने 100% अटेम्प्ट भी करेंगे। अब बढ़ते हैं उसके बाद में आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स में क्या रहता है। आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स और उसके साथ एक छोटा सा चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ओनली आर्टिकल और डिटर्मिनर पे ही टिक कर रह जाते हैं। हमें उससे एक कदम आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमें इसके साथ में एक चीज को और ऐड करना पड़ेगा, एडजेक्टिव्स को। हमें इसके साथ में एक चीज है उसे और ऐड करना है, वो रहेगा क्या, हमारा एडजेक्टिव रहेगा। क्यों रहेगा एडजेक्टिव? क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2012 से लेकर अब तक, तो मैंने अभी तक यही देखा है कि एडजेक्टिव से रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो आर्टिकल द के बेस्ड होते हैं, तो वो भी पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में रहेगा टेंसेज एंड सीक्वेंस। जैसे कि हमारा थंबनेल था, थंबनेल में आपको बताया गया है कि टेंसेज एंड सीक्वेंस है, उसमें से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन है पूछे ही जाते हैं। फिलअप्स के पूछे जाते हैं, हो सकता है करेक्शन के पूछे जाएं। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं वॉइस। तो वॉइस है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल आराम से है, सिर्फ मात्र 3 क्लासेस का जो टॉपिक रहता है, बड़े आराम से अपने करेंगे। एक्टिव को पैसिव और पैसिव से एक्टिव है, मात्र पहचानना होता है और टिक करना होता है हमें कि एक्टिव वॉइस कौन सा है, पैसिव वॉइस कौन सा है, और कौन से वाला किस एक्टिव वॉइस का पैसिव बनने वाला है। बिल्कुल आसान सा है। जो लोग सोच रहे हैं कि इंग्लिश एक बहुत बड़ा हुआ है, तो हमें उसे हुआ नहीं मानना है। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं नरेशंस। नरेशंस बोल सकते हो, रिपोर्टेड स्पीच पढ़े हैं आपने, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। ज्यादातर अपने राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बात करूं तो उनके लिए अपने क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ही फेमस है। लेकिन अगर यहीं आप आगे बढ़ते हो नेक्स्ट जो हायर लेवल के और या फिर एसएससी लेवल की बात करें, तो वहां इसे रिपोर्टेड स्पीच नाम से ज्यादा जाना जाता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। रही बात ये टॉपिक बड़ा आसान सा टॉपिक है। उसके बाद में यूज ऑफ प्रेपोजिशन। ओके, यूज ऑफ प्रेपोजिशन में 2 प्रकार के आती हैं अपने। एक जनरल, एक नॉर्मल प्रेपोजिशंस है, वो पूछा जाता है, आराम से हो जाता है। उसके बाद में दूसरा है, हमें इसके अंदर एक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, वो होता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। क्या रहता है सर? फिक्स्ड प्रेपोजिशन। इसमें रहता क्या है? फिक्स प्रेपोजिशंस के अंदर हमें एक विशेष प्रकार की वर्ब मिल सकती है, एडवर्ब मिल सकता है, और उस वर्ब और उस एडवर्ब के साथ में, नाउन के साथ में हमें एक फिक्स प्रेपोजिशन फिलअप करनी होती है। तो इन वर्ड्स को देखना है, और मैंने देखा है कि लगभग 70% प्लस क्वेश्चंस जो आजकल के पेपर में आ रहे हैं वो इसी बेस पे रहते हैं। जनरल हमारा प्रेपोजिशन का बजाय हमें फिक्स प्रेपोजिशन की तरफ ज्यादा बढ़ना है। आपको पूरी तरह से पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, पूरी तरह से एक्सरसाइज करवाई जाएगी, पूरी तरह से आपके साथ रहा जाएगा। आपको सिर्फ मेहनत करनी है और पढ़ना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी और कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, दोनों में ही देख लेंगे, वाइस वर्सा में। हो सकता है हमारे सामने ट्रांसलेट करना है, बड़ा आराम से। ध्यान में रहे, कंफ्यूजन यहां नहीं रहना आपको कि ट्रांसलेशन है ये, नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग चीज होती है, ये है ट्रांसलेशन करना। मतलब एक इंग्लिश दी गई होगी और उस इंग्लिश की सही हिंदी क्या बनने वाली है उसे चूज करना है हमें, या फिर एक हिंदी का सेंटेंस दे रखा है और उससे सही इंग्लिश क्या बनने वाली है उसका हमें चुनाव करना होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। हमें समानार्थी शब्द देखने हैं या फिर विपरीतार्थिक शब्द देखने, मतलब या तो इसी के जैसे अर्थ वाले आपको सेंटेंस चूज करने हैं, या फिर हमें क्या करना है, एक शब्द दे रखा है उसका विलोम शब्द ढूंढना है कि उसके विपरीत अर्थ वाला कौन सा सेंटेंस, कौन सा वर्ड रहेगा। देन कॉम्प्रिहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है अपना। कॉम्प्रिहेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि यहां पर हमारा चेक क्या हो रहा है, यहां से यहां तक का हमारी जो चेकिंग है वो क्या रह रही है, यहां से हमारी यहां तक की जो लैंग्वेज चेकिंग हो रही है कि हमारी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी कितनी है। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी चेक करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है वो रहता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या रहेगा, एक अनसीन पैसेज मिलेगा आपको, एक पैसेज मिलने वाला है, और इस पैसेज में से कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन मिलने वाले।
मतलब 3 क्वेश्चंस है। अगर आपने देखा जाए कि अगर इसको अच्छी तरह से करते हैं तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो मतलब 6 नंबर तो हमारे यहाँ क्लियर हो रहे हैं। 10 में से 6 नंबर का मैटर यहाँ आने वाला है। 10 क्वेश्चन में से, सॉरी 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का मामला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्ड्स। तो हमें उसके हिंदी वर्जन के अकॉर्डिंग ग्लोसरी वर्ड मिलेगा कि जैसे कि हमारे सामने ऑफिशियल वर्ड्स यूज होने हैं। अधिधेय क्या होता है, वित्त विधेय क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द हमारे सामने आने वाले हैं और उन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाएगा। अभियोग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं, बड़े आसान से शब्द हैं, कुछ ज्यादा शब्द नहीं है। आराम से आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी और यहाँ रेगुलर क्लास में भी करवाया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टर्म में क्या है, मात्र 150 या 200 वर्ड है, बार बार रिपीटेड होते हैं, उन्हीं को ही पढ़ना होता है, एक बार हमें निकालना है नजरों से। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, लेटर राइटिंग इन ऑफिशियल्स, डेमी ऑफिशियल और सर्कुलर एंड नोट्स। हमें क्या करना है, 3 चीजें देखनी है। लेटर्स के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि लेटर्स के अंदर क्या होता है। तो देखिएगा कि अगर हमें बात करें लेटर्स की, तो लेटर्स के अंदर हमें कैसे कैसे लेटर्स हैं उन्हें देखना होगा। तो लेटर्स की बात करें तो लेटर में पहला रहता है अपना ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर आने वाले हैं हमें, और ऑफिशियल लेटर का जो है फर्स्टली कंक्लूजन कैसे होगा। दूसरा, हम जो रिस्पेक्टिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं क्या रहेगा, डेट फॉर्मेट क्या रहता है, यहां देखा जाएगा। सब्जेक्ट को लिखा जाता है तो कौन सी साइड में लिखा जाएगा, एंडिंग लिखा जाता है पार्ट तो कहां लिखा जाता है, वो लेटर बॉडी है उसमें कितने हिस्से होने चाहिए, ये सारी चीजें हम यहां जानेंगे। डेमी ऑफिशियल वर्ड्स है, और उसके बाद सर्कुलर क्या होता है ये जानेंगे कि सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर किस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किया जाता है, या फिर नोटिस होता है तो नोटिस में क्या चीजें हमें डालनी चाहिए और उसे नोटिस को राइट करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। बड़े आसान से क्वेश्चन आने वाले हैं, सिर्फ मात्र ज्यादा नहीं है। मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सिर्फ मात्र आपको 70 से 72 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उस क्वेश्चन को ही रिपीट करके पूछा जाता है, फुली गारंटेड बोला जाता है आपको कि यही है और बिल्कुल अपने करने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं, नोट द क्वेश्चन ऑन द लेटर राइटिंग विल बी द ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ लेटर। इट मींस द क्वेश्चन में हमें लिखना नहीं है, हमें कुछ भी नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है, लिखा मिलेगा। लेटर फॉर्मेटिंग क्या है, क्या डे और डे मंथ ईयर आता है, या फिर डे ईयर और मंथ आता है, फॉर्मेटिंग क्या रहने वाली है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आने वाले हैं। हमें रिस्पेक्टेड सर लिखना होता है या फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखना होता है, ओबीडेंटली लिखना है, सिंसियरली लिखना है, फेथफुली कहाँ लिखा जाता है, ये चीजें जाननी है हमें। बड़े आराम से बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में आगे का जो टॉपिक है ईडीएम एंड फ्रेजेस, काफी अच्छा टॉपिक है। एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा हमें इडियम और फ्रेज के लिए, वर्ब फ्रेज देखी जाएगी अपनी, मोस्टली यहाँ वर्ब फ्रेज की बात की जाती है। इडियम और फ्रेज, फ्रेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें पूरा टॉपिक न पढ़कर हमें सिर्फ इसे पढ़ना है, वर्बियल फ्रेज को। किसको पढ़ना है जी, वर्बियल फ्रेज को पढ़ना है। वर्बियल फ्रेज क्या होती है वो आपको बता दी जाएगी, बड़ा ही आराम से। 2 पार्ट होते हैं वर्ब के, उसके साथ एक प्रेपोजिशन ऐड होती है जो रियल में हमारा, जैसे लुक इनटू की बात करें, लुक आफ्टर की बात करें, ठीक है। तो ऐसे बड़े आसान से वर्ड आने वाले हैं और उन्हें देखना है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में क्या रहेगा, एक लाइन पूरी की पूरी मिलेगी और उसके लिए एक वर्ड यूज करना है, वो देखना है हमें। बड़ा आसान सा टॉपिक आने वाला है, बड़ी कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। सिर्फ मात्र कितने टॉपिक दे रखे हैं यहाँ पर, 12 टॉपिक आपके सामने हैं और मात्र अपने 35 से लेकर 40 क्लास के बीच में इसको पूरी तरह से विद एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया जाएगा। और आपके एग्जाम से पहले की गारंटी मैं देता हूं कि उससे पहले पूर्ण रूप से अपना सिलेबस है अपनी मुट्ठी में होगा, सफलता अपने साथ होगी। हाँ, एक बात बोल दूं मैं उन लोगों के लिए कि जो सोच रहे हैं कि 20 मार्क्स का मैटर है, इंग्लिश हमारे लिए बहुत बड़ी है, तो मैं बता दूं 20 मार्क्स का मतलब कम से कम हमारे इस सीईटी के 300 में से 7 से 8% का मामला रहता है। तो रेगुलर जुड़े रहिए इंग्लिश के साथ में, इस अभिनव कैरियर एकेडमी के साथ में, आपकी सफलता ही हमारा ध्येय है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा क्या रहता है, इसके अलावा एक तो ग्रेजुएशन लेवल की है,
दूसरी बात करें सीईटी हमारे +2, जो भाई जो बंधु अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर कर रहा है, अभी सेकेंड ईयर कर रहा है, उसे निराश होने की जरूरत नहीं है, वह भी इस कॉमन एलिजिबल टेस्ट में बैठ सकता है, इस सीईटी में बैठ सकता है, और इसके अंदर 11 भर्तियों को शामिल किया हुआ है। बहुत बड़ी होती हैं वैकेंसीज +2 बेस के लिए, और इन 11 वैकेंसी में अभी जैसे कि आज आपको पता है कि आज संडे है, और आज भी एक पेपर जिसने सीईटी क्लियर किया था 17 गुने लिए गए थे, उनका आज पेपर अभी हो भी रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर क्या रहने वाला है, तो हमारी जो इंग्लिश है +2 लेवल की रहने वाली है। इस +2 लेवल की इंग्लिश के अंदर हमें क्या करना है, टेंसेज एंड सीक्वेंस, जो कि हमारा ग्रेजुएशन लेवल में भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, दोनों आराम से एक साथ पढ़े जा सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस है, हम चर्चा कर चुके हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है, दोनों ही है। उसके बाद बढ़ते हैं हमारा नरेशन, नरेशन ग्रेजुएशन लेवल में भी आ रहा है और +2 लेवल में भी आ रहा है। और एक बात बता दूं मैं उन लोगों के लिए जो ओनली सीईटी के अलावा भी बहुत कुछ कर रहे हैं, रीट की कोई तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड के लिए कोई बैठ रहा है, या सीईटी के आगे कोई एसएससी के लिए बैठ रहा है, एमटीएस के लिए, या फिर सीसीएल के लिए बैठ रहा है, उन बच्चों के लिए भी हमारी ये जो क्लासेस है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि उन्हीं में ही, उन्हीं के आधार पर ही ये चलने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके बाद में आर्टिकल एंड डिटर्मिनर हम चर्चा कर चुके हैं, इसके साथ में हमारे एक एडजेक्टिव का टॉपिक है वो और डालेंगे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रेपोजिशन है वो पढ़ेंगे, फिक्स प्रेपोजिशन को पढ़ना है। उसके बाद बढ़ते हैं ट्रांसलेशन, सिंपल और ऑर्डिनरी सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है इसे। और ट्रांसलेट करने के बाद की बात करें तो उसके बाद में रहेगा हमारा ग्लोसरी, ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, बिल्कुल ये भी टॉपिक है हमारे ग्रेजुएशन में है। उसके बाद में सिनोनिम, एंटोनिम्स दोनों वर्ड है। उसके बाद वन वर्ड भी होने वाला है, और कॉम्प्रिहेंशन गिवन इन पैसेज ये भी रहने वाला है। नॉलेज ऑफ द लेटर्स, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर एंड द नोटिस, मतलब ये हमारा पूरी तरह से ये जो सिलेबस है वो एलडीसी के आधार पर भी रहने वाला है, सीईटी में भी चलने वाला है, सीईटी की ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो भी रहेगा, और अगर हम बात करें +2 सीनियर सेकेंडरी लेवल के बच्चों के लिए तो वहां भी रहने वाला है। तो हमारा ये बहुत बढ़िया ये सेशन रहेगा, आप मेरे साथ बने रहिए। पूर्ण रूप से मैं आपको से वादा करता हूं कि हमारे लिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, शुरू से हमारी ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमारे लिए एक बर्डन बनी हुई है, इस बर्डन को मैं खत्म कर दूंगा सिर्फ मात्र 30 या 35 क्लास में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, अभी बढ़ते हैं इसके अंदर, ये सीईटी है, इसमें क्या होने वाला है, किस तरह से। तो अपना आज का टॉपिक है, जैसे थंबनेल था तो वहीं से अपने शुरू करते हैं, थंबनेल के अकॉर्डिंग हमारा जो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, हमारा टॉपिक रहने वाला है टेंसेस। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है टेंसेस, ठीक है। तो बात करें अपने टेंसेस की, तो टेंसेस के अंदर हमारा टॉपिक है कुछ इस तरीके से रहेगा। टॉपिक रहेगा अपना tenses and sequence of tense। बड़ा आसान सा टॉपिक है, मैं उन विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूं कि कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक है, टेंस पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जी, आज तक समझ में नहीं आया है, तो मैं आपसे वादा करता हूं मेरे साथ बने रहिए, आपको ये जो टेंस है इसकी बर्डन पूरी जिंदगी भर तक मैं आपको खत्म कर दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो टॉपिक के लिए जो टेंसेस है, तो टेंसेस शुरू करने से पहले मैं सभी जो मेरे साथीगण हैं, मेरे जो प्यारे मित्र हैं, मेरे जो छात्र हैं, मैं उनसे मैं बोलना चाहूंगा कि वीडियो देखने के साथ साथ में जब तक हम कुछ लिखेंगे नहीं
तब तक शायद ये हमारे पास परमानेंटली फिक्स न रहे। तो मैं चाहूंगा कि अपने क्लास के साथ साथ में अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठिए और करते हैं स्टार्ट कि इस क्लास में क्या क्या चीजें हैं हम सीखेंगे। आप उसे राइट करेंगे और कल जब अपने एक्सरसाइज सेशन रहेगा तो उस एक्सरसाइज सेशन में उस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम आंसर को जो है किस तरह से टिक कर पाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। करते हैं चर्चा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इस टॉपिक के साथ में। हालांकि इस चर्चा करें हम कि टाइम और टेंस, ये दो चीजें हैं स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी बर्डन बनी रहती है कि सर टाइम क्या होता है और टेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। तो रही बात टाइम और टेंस की, अगर उसके ऊपर अगर चर्चा करने बैठ जाते हैं हम तो एक बहुत बड़ा मैटर रहने वाला है। लेकिन मैं उतना ज्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा कि टाइम और टेंस के अंदर कितना, ठीक है। तो टाइम एंड टेंस की बात करें अपने, तो दोनों में क्या डिफरेंस रहने वाला है, क्या होता है। ये दो चीजें हैं टाइम एंड टेंस। देखो इस पे चर्चा करें तो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बन सकता है, लेकिन एक चीज बोल दूं मैं, हमें इसका डिफरेंस जानना ही नहीं। आज तक किसी भी एग्जाम में आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि टाइम क्या है और टेंस क्या है। तो समय की बर्बादी न करते हुए हम बढ़ते हैं सीधे टॉपिक पे, क्योंकि टाइम और टेंस का देखो रहता क्या है, हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है टेंस क्या होता है। टाइम रेफरेंस में टेंस का यूज हो जाता है, बस बात खत्म। देखो टेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है। टेंस में इट इज अ वर्ब ऑफ फॉर्म, कह सकते हो आप कि द टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। एक वर्ब की फॉर्म होती है। द टाइम इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल अस द व्हेन द एक्शन हैज हैपेंड। कि जो टेंस है, टाइम्स है, वो हमें एक वर्ब की फॉर्म होती है जो हमें बताती है कि एक्शन कब हुआ है। कोई काम हो रहा है, चल रहा है, या फिर कल हो चुका था, या फिर अभी हुआ है, या भविष्य में होगा। मैंने चार बातें बोली, एक हो चुका था, एक हुआ है, और उसके बाद दूसरा देखा है हमने कि भविष्य में होगा, या एक चल रहा है। ये जो तीनों चीजें हैं अपने तीनों अलग है और इसके लिए हमें ये वर्ब फॉर्म अलग अलग यूज करनी है। चलो मेरे ख्याल से आपने कॉपी पेन निकाल लिया होगा। शुरू करते हैं अपने टेंसेज एंड सीक्वेंस से। तो टेंसेज एंड सीक्वेंस एक साथ चलेंगे, अपने अलग अलग न पढ़ने की बजाय एक साथ पढ़ा जाएगा हमारे लिए, तो कुछ बेटर रहेगा। चलो करते हैं स्टार्ट अपने टेंस की तरफ और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टेंसेस, टेंसेस होते कितने हैं बात करें तो हम अपने टेंसेस को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो टेंसेस बेसिकली कितने होते हैं अपने, तीन होते हैं। टेंसेस हमारे तीन होते हैं, तीन टाइम रेफरेंस में इनको यूज किया जा सकता है। पहला जो हम वर्तमान में यूज करते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे प्रेजेंट बोला जाता है। उसके बाद में जो बीत गया, आज का जो भी काम हो रहा है, अभी जो हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अभी हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, अभी हम CET एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट रहेगा। अब रही बात दूसरा, जो पहले हो चुका है, खत्म हो गया है, जो बीत गया है, उसके लिए अपने यूज करते हैं पास्ट का। और जो तीसरा रहेगा जो फ्यूचर रेफरेंस में यूज करते हैं, भविष्य में आने वाला है, उसके लिए अपने यूज करते हैं फ्यूचर का। तो यहाँ पे टेंसेस कितने होते हैं, तीन होते हैं। अब देखिए हर प्रत्येक टेंस को अगर छोटे छोटे समय के भागों में बांटा जाए, जैसे अपने बात करें प्रेजेंट की, कि आज सुबह की बात करें, एक मैंने वर्क किया, एक चीज मैं बोलता हूं कि हम रोजाना किसी काम को करते हैं। एक बोला मैंने कि मैं अभी कर रहा हूं, और दूसरा मैं बोल रहा हूं कि मैं सुबह जब उठा था तो मैंने अपना एक लेसन है वो पूरा पढ़ लिया। तो ये एक अलग अलग रेफरेंस है। तो इसी तरह से हम इन तीनों को अगर आगे बांटते हैं तो इन तीनों को
एक टेंस को अपने चार भागों में बांटा जा सकता है। तो तीनों को अगर अपने बांटा जाए तो अलग अलग देखा जाए तो इन चार भागों में एक टेंस को बांटा जा सकता है। पहले की बात करें तो हमारा जो पहला टेंस रहता है हम उसको यूज करते हैं, जैसे इसको सामान्य भाषा में सिंपल कहा जाता है, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, इनडेफिनेट बोल सकते हैं। नंबर 1 सामान्य, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल इंडेफिनेट। प्रेजेंट सिंपल बोले या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसके बाद में पास्ट सिंपल बोले या पास्ट इंडेफिनेट, या फिर फ्यूचर सिंपल बोले या फ्यूचर इंडेफिनेट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो सेकंड टेंस रहता है अपना वो कौन सा है। अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट टेंस है, बहुत फेमस है, हर कोई इसे कंटिन्यूअस के नाम से जाना जाता है, ये कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़े कंटिन्यूअस, अगर आप इसको कंटिन्यूअस नहीं बोलते तो आप इसको इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं सर, इम्परफेक्ट नहीं बोलते तो इसे आप प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। तो मैं अपने साथीगण से, अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरी हैंडराइटिंग है थोड़ा कर्सिव है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज नीचे अपने कमेंट बॉक्स में मुझे अपना जो थंब है उसे प्रिंट कर दीजिए जल्दी से। ओके है सब, प्रिंट है तो अपना थंब है मुझे जल्दी से भेज दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि वास्तव में मेरी जो क्लास है वो बफरिंग नहीं हो रही है, मेरी साउंड आप तक सही आ रही है, मेरा जो राइटिंग है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो मैं आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी से अपना जो थंब है मुझे अपने कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, क्लास कैसे लग रही है आपको। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में करते हैं अपने, तो अगला टेंस कौन सा रहने वाला है। अगले टेंस की बात करें तो अगला टेंस रहता है आपका परफेक्ट। इसमें काम है किसी पूर्ण होने की कंडीशन को बता दिया जाता है। अब ये परफेक्ट कब हुआ, अगर अपने प्रेजेंट की बात करें तो आज वर्तमान में प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका है। अपने दूसरी बात करेंगे तो ये कब होगा, ये पास्ट में होने वाला है, तो पास्ट में हो चुका था जब हमने कोई काम किया है। और फ्यूचर का मतलब जब कोई काम करेंगे तब ऑलरेडी कोई काम पूरा हो चुका होगा। तो यहां अपने चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ, और फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर के अंदर भी सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो टेंस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, नेक्स्ट टेंस रहेगा अपना परफेक्ट और कंटिन्यूअस। दो टेंसेस रहने वाले हैं। तो एक चीज मैं बता दूं आपको कि दोनों के दोनों परफेक्ट और कंटिन्यूअस है, वो एक साथ कभी नहीं होते। क्या ऐसा कभी हो सकता है, एक एक्शन दोनों एक साथ यूज नहीं होता कि वो पूरा भी हो गया और चल भी रहा है, नहीं होने वाला। तो ये जानेंगे क्या सस्पेंस है इसके पीछे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो मोटी मोटी सी बात है, हम टेंसेस को कितने भाग में बांट सकते हैं, एक टेंसेस को 4 भागों में बांट दिया जाता है। अगर अपने बात करें इसे कि टेंस कितने होते हैं, तो टोटल देखा जाए तो अपने पास में 3 मुख्य टेंसेस हैं। उनके काइंड्स की बात करें तो एक को हमने 4 भागों में बांटा, तो टोटल कितने टेंसेस हैं, 12 टेंसेस होने वाले हैं। कैसे, लेट्स चेक। प्रेजेंट सिंपल रहेगा, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कितने हुए, 4। आगे बढ़ते हैं, पास्ट की बात करें तो पास्ट सिंपल और को इंडेफिनेट भी बोल सकते हो, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4। तो कितने हो गए टोटल, 8। मतलब 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 ही फ्यूचर के। तो इस तरह से 12 टेंसेस पढ़ेंगे अपने। 12 टेंसेस में सिर्फ मात्र वर्ब को पढ़ना है कि कौन सी वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, और उनके सीक्वेंस पढ़ने हैं हमें, और सीक्वेंस से हमें उन्हें क्वेश्चंस को हल करना सीखना है। देखिए, हम इंग्लिश को 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला रहता है हमारा परफेक्शन इन इंग्लिश और दूसरा रहता है सिलेक्शन इन इंग्लिश, दैट्स ऑल। और अभी मेरे ख्याल से जो छात्र जिनको एक इंग्लिश बहुत बड़ा हुआ लग रही है, मैं उनके लिए बता दूं, हमें सिर्फ सिलेक्शन के लिए दौड़ना है, परफेक्शन के लिए नहीं। परफेक्ट होने में धीरे धीरे हम हो जाएंगे, लेकिन पहले सबसे बड़ी बात है कि मात्र हमारे पास 1 महीना से इस 1 महीने में हमें 20 अंक बटोरने हैं इस सीईटी के एग्जाम को पास करने के लिए। और इस सीईटी के एग्जाम को पास करने के लिए जो हमें यह 20 अंक बटोरने हैं, 7 से 8% का मामला है, ये हमें
उस 40% एलिजिबिलिटी सॉरी, ये जो 40% है उस दायरे के अंदर आने में एक बहुत बड़ा जो रोल है, भूमिका निभा सकता। कहीं कुछ कोचिंग सेंटर्स में कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि इंग्लिश एक बहुत बड़ा सिलेबस है और इस सिलेबस को हल करना हमारे लिए क्या रहने वाला है, मुश्किल रहता है, तो इसलिए अपने इसको छोड़ देते हैं। तो मैं बता दूं, वो आपको सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं, आपको इंग्लिश की क्लास देना नहीं चाहते हैं, उसलिए होता है। क्योंकि 10 नंबर का मैटर आने वाला है, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 मार्क्स को बटोरेगा और ये 20 मार्क्स एक बहुत बड़ा एरिया रह जाता है। चलो करते हैं स्टार्ट, अपने बढ़ते हैं। आज हम अपना पहला टेंस है उसे शुरू करेंगे। और पहले टेंस की बात करें अपने, तो पहला टेंस आज पढ़ने जा रहे हैं हम। तो पहला टेंस हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा जो थंबनेल था उसके अंदर लिखा हुआ था टेंसेस, और उसी के अंदर अपने पहला टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पहला टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल, और या फिर इसको अपने क्या पढ़ सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके दो नाम है, या तो इसको प्रेजेंट सिंपल पढ़ो और या फिर इसको दूसरे नाम से अपने जान सकते हैं। दूसरे नाम से इसको क्या पढ़ोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं चाहूंगा मेरे छात्र साथियों, साथ साथ में आपको बोलना भी है और लिखते चले जाना है, साथ साथ नोट्स बनाते चले जाइए, क्योंकि ये जो नोट्स है वो आपके भविष्य की तैयारी में काफी काम देने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या आप नोट्स बना रहे हो, कॉपी पेन पेंसिल निकाल चुके हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार थंब अवश्य भेजिए, ताकि मुझे आपके ये जो थंब प्रिंटर दिखे, ये हमारे लिए एक बैटरी रहेगी, ये हमारे लिए एक चार्जर है, ताकि हम पूरी तरह से उत्साह के साथ आपसे जुड़े रहे और इसी तरह से अपनी लगातार क्लासें आपको उपलब्ध करवाई जाए। एक चीज और बता दूं, मैं इस अभिनव कैरियर एकेडमी में सारी क्लासें विदाउट एनी कॉस्ट मिल रही है, और आपसे वादा भी किया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा कोर्स की जितनी भी क्लासेज है, चाहे वो मैथ की क्लासेस है, चाहे वो जीके की क्लासेस है, कंप्यूटर की क्लासेस है, इंग्लिश की क्लासेस मैं खुद दे ही रहा हूं, चाहे वो हिंदी की क्लासेस है, सारे टीचर विदाउट एनी कॉस्ट निस्वार्थ भाव से सिर्फ मात्र आपके सिलेक्शन के लिए दौड़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो बच्चे गांव में दूर कहीं ढानियों में बैठे हैं, जो बच्चे रियल कंटेंट को नहीं पा रहे हैं, उनको मिल जाए और वो पढ़े, वो अपने भविष्य का जो सपना देख रखा है, संजो रखा है, उसे वो सफल बना सके। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो प्रेजेंट बात कर रहे थे अपने सिंपल। देखो प्रेजेंट सिंपल में कुछ बातें याद रखनी है हमें। वो क्या बातें रहेंगी अपनी, कि प्रेजेंट सिंपल में नंबर 1 कि प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, ये वर्ब यूज होती है, न करके सीधा देखोगे प्रेजेंट सिंपल में हमें करना क्या है। नंबर 1, एक आप जो रोजाना काम करते हैं ना, जो रोजाना होने वाले आपके जितने भी कार्य हैं, काम हैं, अगर आपको कभी भी कार्य, रोजाना होने वाले कार्य, अगर आपको इसको कभी भी हिंदी से अंग्रेजी बनाना है या फिर अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, क्यों, क्योंकि हमारे लिए ट्रांसलेशन का भी एक क्वेश्चन आने वाला, अगर उसे हल करना है तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना, रोजाना होने वाला काम है उसे हम प्रेजेंट सिंपल में ही लिखेंगे। इसके लिए हमें कहीं और दूसरे टेंसेस देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी काम को बार बार रिपीट कर रहे हो, दूसरी बात लिखे अपने, कौन सा काम, जो काम बार बार हो रहा है, जो कार्य क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है, मतलब आप उस कार्य को क्या कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो हमें क्या करना है, उस टेंस को, उस कार्य को कौन से टेंस में लिखना है, प्रेजेंट सिंपल में, होने वाले कार्य, हमें इनको प्रेजेंट सिंपल में लिखना है।
तो मतलब दो चीजें याद रखनी है। अगर आपके सामने कोई भी ऐसा काम आ रहा है जिसकी इंग्लिश दे रखी है आपको कि बार बार हो रहा है काम, या आपको हिंदी दे रखी है कि हमें बार बार लिखने वाला है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो कौन सा टेंस यूज करना है, तो बस निश्चिंत होइए और आपको कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल यूज करना। जैसे अपने एक एग्जाम्पल उठाते हैं, हमें कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है, ज्यादा स्ट्रक्चर्स पे नहीं जाना है, बड़े आराम से बढ़े कि रोजाना होने वाले काम की बात करें तो रोजाना होने वाला काम है, जैसे कि अपने बात करें कि अभिनव जो कैरियर एकेडमी या हमारी जो क्लासेस है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि कोई एक पर्सन है, जैसे एक लड़का ले लेते हैं, एक लड़का है कि राजेश रोजाना यहां मतलब इस जगह पे अंग्रेजी पढ़ता है। एक सिंपल सा सेंटेंस है, रोजाना पढ़ता है, यहां पढ़ता है किस पे, इस अपने जो अभिनव कैरियर एकेडमी के चैनल पे रोजाना इसी समय अंग्रेजी पढ़ता है और आपको उसकी अंग्रेजी बनानी है। तो इसके लिए कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, ट्रांसलेशन ही तो करना है। इससे हमें हिंदी से अंग्रेजी ही तो बनानी है। एक क्वेश्चन आएगा सीईटी में, करते हैं कैसे करना है, कुछ नहीं करना है आपको। आप में सबसे पहले शुरू से लगना है, शुरू का जो फर्स्ट लेटर है यहां से शुरू करेंगे अपने। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नंबर डाल के देखो, देखो यहाँ पे शुरू से लगना है और फिर पीछे से आगे चलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले इसे लिखेंगे, नंबर 1 पे लिखना है और उसके बाद में उसे लिखना है। फिर यहां आते हैं, अंग्रेजी को लिखना है, फिर वापिस आ जाओ कहां पे, यहां पे इसे लिखना है। और कब करते हैं सर, रोजाना करते हैं, यहां लिखना है। इसको अंतिम पे नंबर डाल देते हैं, सबसे पहले 1 को लिखो, फिर 2 नंबर को लिखना है, फिर 3 नंबर को लिखना है, फिर बात करें 4 को लिखना है और 5 को लिखना है। दैट्स ऑल, अपनी हिंदी से अंग्रेजी बन गया। कैसे, अभी देखते हैं जादू कैसे होता है। जैसे हमने देखा, आपने ये लीजिए आपके सामने है, चलो करते हैं स्टार्ट। ये आपके सामने लिखा हुआ है राजेश रोजाना यहाँ अंग्रेजी पढ़ता है। तो देखो सबसे पहले राजेश, राजेश की इंग्लिश सभी को आती है और हमें तो लिखना ही नहीं है पेपर में। सबसे बड़ी बात, स्पेलिंग नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी लिखा मिलेगा। राजेश, राजेश के बाद में क्या करता है, पढ़ता है। पढ़ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, क्या पढ़ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं सर या स्टडी बोलते हैं। चलो जी करते हैं अपने बात, स्टडी बोलते हैं। राइट किया जी, स्टडी बोलते हैं सर, ये लिखा जी स्टडी। लेकिन अब समस्या आ गई छोटी सी, अब हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि स्टडी का मतलब तो पढ़ना होता है, नो प्रॉब्लम। रीड का मतलब भी पढ़ना होता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन समस्या क्या है, हमारे सामने समस्या ये आई कि हमारी जो इंग्लिश है उसके अंदर कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। क्या, हमारी इंग्लिश के अंदर 2 चीजें सबसे आसान है और 2 चीजें जिन्हें कहा जाए कि मुख्य भी है। जानना बड़ा आसान रहेगा। क्या आसान रहेगा कि हमें एक तो कर्ता ढूंढना है, दूसरा कि वो कर्ता क्या है, क्रिया देखनी है, बात खत्म। 2 चीजें देखनी है, एक हमें कर्ता मतलब सब्जेक्ट ढूंढना है, दूसरा वर्ब ढूंढना है। और इंग्लिश का मेन फंडा क्या है, इंग्लिश का मेन फंडा है कि ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए सर, ये दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों समान होने चाहिए, बात खत्म। दोनों एक समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है, एक वचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक वचन को बोलते हैं सर सिंगुलर, कि वो सिंगुलर है, तो इसी के समान वर्ब भी तो आएगी, वो भी क्या आने वाली है, वो भी एक वचन आने वाली है सर। अब एक वचन आने वाली है तो करते हैं स्टार्ट। तो सर एक वचन हमें कैसे पता चले वर्ब क्या है, क्योंकि यहां से पता चल रहा है राजेश तो एक है, हमें वर्ब का कैसे पता चलेगा। तो वर्ब का पता लगाने के लिए बड़ा ही आसान सा काम है, कुछ नहीं करना है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके साथ में एस या ईएस को ऐड करना है। कब एस लगता है, ईएस लगता है, अभी बता देंगे आप। तो जैसे ही आप इधर बढ़ोगे, अपने स्टडी या रीड की बात कर रहे हो तो राजेश के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो राजेश तो एक है, तो इसलिए इसको भी तो राइट करना पड़ेगा। इसलिए स्टडी की बजाय हमें अब क्या लिखना पड़ेगा,
स्टडीज लिखना पड़ेगा। क्या साथियों समझ में आया कि हम स्टडी क्यों नहीं लिख पाते? क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो हमारा राजेश सब्जेक्ट था वो एक वचन था, इसलिए वर्ब भी हमें एक वचन लगानी है। तो स्टडीज, स्टडी न लगाकर हमें क्या लगाना है? स्टडीज। अगर बात करो आपने, अगर ऑप्शन में रीड मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे जी? रीड्स लिखेंगे। क्यों आया? आ गया समझ में? अगर ये कहानी सभी को समझ में आ चुकी है, अगर आपको लग रहा है कि ये जो राजेश के साथ में स्टडीज है और रीड्स है कैसे आया हमें समझ में है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपने थम्स है उसे भेज दीजिए, जल्दी से भेज डालिए। वेट कर रहा हूं आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या करना है? राजेश क्या कर रहा है जी? स्टडीज करता है, रीड्स करता है। क्या स्टडीज कर रहा है? इंग्लिश कर रहा है। तो ये लिखा जी इंग्लिश कर रहा है, लिख दीजिए इंग्लिश। कहाँ कर रहा है? यहाँ। यहाँ को क्या बोलते हो इंग्लिश में? हेयर बोलते हैं। लिख दिया हेयर। कब करता है जी? रोजाना करता है। रोजाना के लिए क्या बोलोगे? एवरीडे कर सकते हो, डेली कर सकते हो। चलो अपने लिख देते हैं, डेली करता है, ये लिखा। और ये हमारी इंग्लिश हो गई। ट्रांसलेशन कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, कुछ नहीं करना है। हिंदी है, शुरू से लग जाओ, पीछे से उल्टा लिखना शुरू कर दो, हमारी हिंदी से अंग्रेजी बनती चली जाएगी। इंग्लिश कोई जरा बड़ा हुआ नहीं है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमें एक बात तो समझ में आई होगी कि हमने प्रेजेंट सिंपल के लिए जो रोजाना होने वाले काम है, जो बार बार होने वाले जो काम है, उनको हमें प्रेजेंट सिंपल में लिखना होता है। जैसे पहला हो गया राजेश रोजाना पढ़ता है। दूसरा बात करें हम रोजाना उठते हैं। तीसरी अपने बात करें कि हम रोजाना 2 से 4 घंटे सीईटी की तैयारी करते हैं। तो जो बार बार काम हो रहे हैं, बार बार की बात करें तो महीने में हमेशा सोमवार 4 बार आता है, हर हफ्ते बाद आता है, बार बार तो आ रहा है। क्या है ये? सारा का सारा प्रेजेंट सिंपल ही तो है। हमें क्या करना है इसे? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। और हमें इस टेंस को देखना है। तो ध्यान में रखो, पहली बात तो ये माइंड में फिट करो कि रोजाना होने वाला काम बार बार होने वाला काम है, जो बार बार रिपीट होता रहता है, जो काम कभी बदलता नहीं है, उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। कौन सा टेंस यूज करते हैं सर? हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हमने देखा कि हमारा जो कर्ता था, हमारा जो सब्जेक्ट था, जो हमारा डूअर है, कर्ता है, अगर ये एक वचन है, सिंगुलर है, तो हमें इसके साथ में वर्ब भी कैसे लगानी है? हमें वर्ब भी सिंगुलर लगानी है। एक बात नोट कर लीजिए आप। दूसरी बात नोट क्या करनी है? अगर हमारा यही कर्ता जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हमें क्या करना है? हमें जो वर्ब है उसे भी प्लूरल बनानी है। दैट्स ऑल। हमें कैसे पता चलेगा सर कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है ये हमेशा नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है, संज्ञा होता है। संज्ञा के साथ में अगर हमने एस या ईएस को जोड़ा तो ये बहुवचन बन जाता है। जैसे बात करें बुक है, ये तो एक था, लेकिन अगर अपने इसी को बुक्स लिखेंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब अगर अपने पास में गो है, अगर इसके साथ में आपने ईएस को जोड़ दिया, गोज, तो ये हमारा सिंगुलर बनने वाला है, न कि प्लूरल बनने वाला है। ये हमारा प्लूरल बनने वाला है। तो मतलब एक ये कि अगर संज्ञा के साथ में एस और ईएस जोड़ोगे तो वो बहुवचन हो जाती है, लेकिन वर्ब के साथ एस और ईएस जोड़ते हो तो वो एक वचन हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे से उल्टे। एक बात ये याद रखनी है, बड़ा ही आसान सा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली स्लाइड की तरफ। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल के अंदर पहला आपने जाना था कि रोजाना होने वाला जो काम है वो हमारा प्रेजेंट सिंपल रहता है।
अब प्रेजेंट सिंपल में क्या करना होता है? प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमें नंबर 1 कि एक तो रोजाना होने वाले जो काम है उनको करना होता है और कुछ स्ट्रक्चर्स है उन्हें लिखना होता है। चलो बढ़ते हैं अपने स्ट्रक्चर्स की तरफ। तो पहली जो स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर हमने जैसे ये सेंटेंस लिखा था, जैसे ये सेंटेंस लिखा, हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, कोई भी एक वर्ड लिया हमने, जैसे ये लिया कि वर्ड लिया हमने, ये कोई एक सुनील नाम से कोई पर्सन है, जैसे सुनील, हर वर्ष एक नया घर खरीदता है। एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर है, रोजाना एक नया घर खरीदता है हर साल और बेचता है। तो ये क्या बार बार हो रहा है? बिल्कुल ये बार बार हो रहा है। अब ऐसा काम जब बार बार हो रहा है तो कौन सा टेंस यूज करते हैं सर? प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस कैसा है, ये वाक्य कैसा है। अगर इसकी अंग्रेजी बनाए तो बड़े आसान से बना सकते हो, जैसे हमने किया था। सबसे पहले हमें किसको लिखना है? सुनील को लिखना है। किसको लिखना है? सुनील को लिखना है। तो लिखा जी हमने किसको? सुनील को। लिखा जी सुनील क्या करता है जी? खरीदता है। खरीदने को क्या बोलते हो? परचेज करता है या बाय करता है। ये लिखिए जी परचेज करता है। एक वचन है तो परचेजेज लिख देंगे। परचेजेज क्या परचेज करता है? नया घर परचेज करता है। कैसा? एक, तो लिखोगे ए न्यू हाउस। ए न्यू हाउस। उसके बाद में कब? एवरी ईयर। हो गया। अब ये वाक्य कैसा है? क्या इसमें कोई नोट है? नहीं है। क्या इसमें कोई किसी प्रकार का पर्सनवाचक लगा है? नहीं है जी। क्या अगर अपने बात करें इसके अंदर कि क्या इसके अंदर किसी प्रकार का कोई विनती, कोई किसी प्रकार का कोई आदेश या ऐसा कुछ हो रहा है? अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो वो हमारा क्या है? कौन सा टेंस हो जाएगा? जो अपने ऐसा कुछ वाक्य है तो सेंटेंस बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखते हैं ये वाक्य कैसा है। ये वाक्य बिल्कुल साधारण सा वाक्य है। अगर साधारण वाक्य की बात करें तो हमारा ये जो साधारण वाक्य है इसे बोला जाता है इंग्लिश के अंदर क्या? इसे बोलते हैं इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस। थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ गए, क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। कितने प्रकार का होता है सर? ये हमारा 2 प्रकार का रहता है असर्टिव सेंटेंस। एक रहता है इसे क्या बोलोगे? जो पॉजिटिव देता है उसे बोलते हैं अफर्मेटिव। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस में बी पॉजिटिव और में बी नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस की बात करें अपने तो हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहले बात करते हैं अफर्मेटिव, उसके बाद भी बढ़ते हैं दूसरा नेगेटिव। तो अपना नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव जो सेंटेंस है उसके अंदर क्या मिलेगा? हमें नोट मिलेगा। चलो बढ़ते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी रहने वाली है। तो इसकी स्ट्रक्चर में देखो सबसे पहले कौन है? सुनील। सुनील के लिए सुनील क्या है हमारा? सुनील है सर सब्जेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या करता है? परचेज करता है। परचेज करना है हमारी वर्ब। और मैंने अभी बताया था कि हमारा अगर वर्ब सिंगुलर है तो हमें क्या कौन सी वर्ब यूज करनी है? ये फर्स्ट फॉर्म है। तो यहां लिखा हमने ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है जी? फर्स्ट फॉर्म है। अगर हमारा जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, और क्या है जी? और न्यू हाउस। एक न्यू हाउस क्या है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट हियर। उसके बाद बढ़ते हैं, और क्या है सर? उसके बाद में ये लिखा हुआ है एवरी ईयर। एवरी ईयर क्या होता है? एवरी ईयर है हमारे जो न तो सब्जेक्ट में काउंट होते हैं न ही वर्ब में काउंट होते हैं। ये क्या है? तो ये क्या है? ये एडवर्बियल्स है, कुछ अलग हिस्सा है सेंटेंस का। इसे कहाँ डालते हैं? इसे हमेशा लास्ट में डालते हैं, बात खत्म।
तो ये हमारी कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर रहने वाली है। अगर आपके सामने कोई भी एक ऐसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है तो हम ये लिख सकते हैं। अगर हम इसी को नेगेटिव बनाना चाहते हैं कि सुनील परचेज अ न्यू हाउस एवरी ईयर, अगर इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? देखो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा सुनील को, उसके बाद में हमें उसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा? एक स्ट्रक्चर लगानी पड़ेगी, हमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब में से एक यूज करना पड़ेगा कि सुनील एक वचन है, डू का यूज हमारा प्लूरल के साथ होता है और डज का यूज सिंगुलर के साथ। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखिएगा कि प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट कैसा हो? प्लूरल हो, सब्जेक्ट प्लूरल, तो हम उसके लिए डू का यूज करते हैं। अगर अपन बात करें सब्जेक्ट सिंगुलर की तो उसके लिए हमें यूज क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है डज का। क्लियर, फिक्स है माइंड में? एक वचन के लिए डू का यूज, अपने बहुवचन के लिए डू का यूज करेंगे, एक वचन के लिए डज का यूज। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, एक वचन के लिए हम डज का यूज करेंगे और बहुवचन के लिए डू का यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या है? नेगेटिव बनाना है, नॉट लगाना है, तो अपनी तरफ से हमें एक नॉट लगाना है। और एक चीज बोल दूं मैं, मेरे साथ रिपीट करना, डू डज डिड मॉडल्स, डू डज डिड और मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है सर? ये फॉर्म डीट वाली फॉर्म होती है, डीट फॉर्म नजर आती है। ये नहीं कि फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म भी दो प्रकार की होती है। तो कौन सी होती है डीट फॉर्म? चर्चा करेंगे अपने कि डीट फॉर्म क्या होती है सर। एक्चुअली मैं बोलता हूं इसको डीट फॉर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सब्जेक्ट है डू डज प्लस इसके साथ में डीट फॉर्म, डीट फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे क्या आएगा सर? आगे ऑब्जेक्ट आने वाला है और जो बचा हुआ पार्ट है, जो एडवर्ब बताया था मैंने आपको, यहाँ पर समय को बताने वाले शब्द, स्थान को बताने वाले शब्द, वो हमेशा वाक्य के लास्ट में लिख दो और हमारी अंग्रेजी से हिंदी बन जाएगी और हिंदी से इंग्लिश बन जाएगी। बड़ा ही आसान सा तरीका। चलो बढ़ते हैं, अपने इसी के अंदर उस ऊपर जो सेंटेंस लिखा है उसको फिट करके देखते हैं क्या हो सकता है क्या। चलो करते हैं स्टार्ट। तो कर देते हैं फिट। अपने पास में सेंटेंस क्या था? सुनील। करते हैं स्टार्ट। तो सुनील हर वर्ष एक नया जो घर खरीदता है, सुनील परचेजेस अ न्यू हाउस एवरी ईयर, उसी को अपने नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। चलो लिख देते हैं। सब्जेक्ट कौन है सर? काम को करने वाला कौन है? सुनील करता है। ये लिखा जी, सुनील करता है। कितने हैं? एक है या दो? एक है। एक वचन के लिए क्या लिखोगे? डू और डज में से। ये प्लूरल के लिए यूज होता है, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो लिखेंगे जी डज। डज के बाद क्या लगाएंगे? डज के बाद में हम लगाएंगे जी नॉट। क्या लगाएंगे? नॉट। तो अपनी तरफ से क्या लगा? नॉट लिख दिया। उसके बाद क्या आने वाला है? उसके बाद आने वाली है वर्ब की डीट वाली फॉर्म, नॉट अ फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? डीट वाली फॉर्म लगानी है। तो डीट फॉर्म के अंदर बात करें तो क्या करता है? परचेज करता है। परचेज की डीट फॉर्म का मतलब ये होता है कि डीट फॉर्म अपने बाद एस नहीं लेती, ईडी नहीं लेती, आईएनजी नहीं लेती, ईएस नहीं लेती, कुछ भी नहीं, जैसी है वैसी नेचुरल फॉर्म। इसीलिए बोलता हूं कि ये कभी बदलती नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है डीट फॉर्म। तो लिख दिया, नहीं बदलेगी। परचेज, ये लिखा जी हमने क्या? परचेज। क्या परचेज करता है? और न्यू हाउस परचेज करता है। कब करता है जी? एवरी ईयर परचेज करता है। तो ये लिखा मैंने एवरी ईयर परचेज करता है। और आपका जो सेंटेंस है वो एक पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया। बड़ा आसानी से कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आया होगा समझ में। थोड़ा सा रिपीट करता हूं, सम अप करता हूं, इसी के बाद अगली क्लास में अपने यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा प्रेजेंट को। तो प्रेजेंट के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल देखा हमने। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमने क्या किया? तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर नंबर 1 पहला हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल में बार बार होने वाले कामों को बोला जाता है। जब भी हमने कोई बार बार होने वाला काम, रोजाना होने वाला जो काम है, या फिर ऐसा काम है जो रिपीटेड होता रहता है, उस काम को कहीं पर भी हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी में लिखना है तो हमें कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है। अगर आपको वास्तव में समझ में आ रहा है तो प्लीज, बार बार बोल रहा हूं कि आप मेरा जो बैटरी बैकअप है, जो चार्जर है, वो आप थंबनेल है
वो बार बार अपने जो थंब है उसे प्रिंट कीजिए किसमें, कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता रहे कि आपको समझ में आ रहा है, मेरा जो पढ़ाने की जो शैली है आपको समझ में आ रही है। अगर नहीं है तो मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ और बढ़ावा दे सकता हूँ। अगर आपको लेवल हाई लग रहा है तो मैं थोड़ा सा नीचे लेके आऊँ। अगर आपको लग रहा है कि सर ठीक है थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए आप हमारे लिए, तो नो प्रॉब्लम, अपने इस लेवल को ऊपर भी ले जा सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज हमने क्या सीखा? आपने सीखा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में क्या क्या काम होता है, बार बार होने वाले कामों को यूज करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? तो वर्ब की हम प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर इसमें क्या मुख्य चीज देखी थी हमने देखा था कि हमारा अगर सब्जेक्ट है वो एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन लेगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट है बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन ही लेगा। मतलब वर्ब और सब्जेक्ट दोनों एक बाप के दो लाडले वाले बेटे हैं, और दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। अगर बड़े वाला बुलेट लेके आता है तो छोटे वाले को भी देना पड़ेगा, अगर बड़े वाले ने थार लिए तो छोटे वाले को भी देनी पड़ेगी, मतलब दोनों इक्वल होंगे। पहली बात। सर वर्ब और नाउन को इक्वल करने का तरीका, अगर सब्जेक्ट हमारा नाउन है, कोई संज्ञा है, और उसके साथ में एस या ईएस लगा है तो वो बहुवचन होगा, और बिना एस और ईएस के एक वचन होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन अगर वर्ब की बात करें अपने, तो वर्ब में हमें क्या करना है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है तो वर्ब भी तो बहुवचन लगाएं। तो मतलब हमें वर्ब के साथ कोई भी एस या ईएस का यूज नहीं करना। मतलब वर्ब की जो नेचुरल फॉर्म रहती है, हमारी जो वर्ब की नेचुरल फॉर्म रहती है, ये वर्ब की नेचुरल फॉर्म है, प्लूरल होती है। वर्ब की नेचुरल फॉर्म प्लूरल होती है, लेकिन जब हम इसके साथ में एस या ईएस का यूज कर देते हैं तो ये सिंगुलर बन जाती है। लेकिन यहीं पे बात करें अपनी सब्जेक्ट की, नाउन की बात करें, तो नाउन की जो नेचुरल फॉर्म होती है वो सिंगुलर होती है, उल्टा होता है इससे, मतलब वर्ब से उल्टा होता है। और हमें जब इसके साथ में एस और ईएस का यूज करेंगे तो ये प्लूरल बन जाता है। तो थोड़ा सा इतना ध्यान में रखना होता है। प्रेजेंट सिंपल बड़ा आसान सा टेंस है। और बढ़ते हैं इसी के साथ, इसी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो अगर वास्तव में आज का सेशन कैसा रहा, अगर बढ़िया रहा तो मैं चाहूंगा कि आपके जो थंब प्रिंट है वो मुझे दिखे। और अगर आपको लग रहा है कि सर आपकी हैंडराइटिंग में थोड़ा सा हमें समझ नहीं आ रहा है, कर्सिव ज्यादा राइट कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा सा लेवल है उसे बढ़ा दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि स्पीड थोड़ी सी कम है तो उसे और तेज करना है तो कोई बात नहीं, अपने बढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा है मैं ज्यादा स्पीडली करवा रहा हूँ तो स्लो भी कर सकते हैं। तो आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो रिप्लाई हैं, वो रिप्लाई हमारा एक गाइड का काम करते हैं। हम अपनी क्वालिटीज हैं उन्हें अच्छी तरह से और सुधार सकते हैं। आपके जो सुझाव हैं हमेशा ही स्वीकारनीय रहेंगे, तो प्लीज अपने जो सुझाव है वो दीजिए। और दूसरी बात, मैं एक बार दोबारा से बोलना चाहूंगा कि हमारा ये जो कैरियर, अभिनव कैरियर एकेडमी है, वो सारी क्लासेस, सारे कोर्सेज बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करवा रहा है आपको। बिल्कुल सेवा भाव से जुड़े हुए एक बहुत बड़ी टीम है हमारी, जो पूरी तरह से आपके लिए वर्क कर रही है, आपकी सफलता के लिए सुबह से शाम तक दौड़ती है। तो इसके लिए एक आपका भी छोटा सा एक कह सकते हो कि हमें एक पारितोषिक मिलेगा। और वो पारितोषिक क्या रहेगा? हमारा पारितोषिक ये रहेगा कि आपको सिर्फ इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, अपने साथियों तक पहुंचानी है। ये नहीं कि अपने तक सीमित रख लो ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारा साथी बैठा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, अपने साथियों को शेयर करो, आपके साथ साथ उन तक भी हमारी क्लास पहुंचे ताकि उनका भी सिलेक्शन हो जाए, चाहे वो भी अपने जो कुछ लक्ष्यों को पूरा कर सके आपके साथ। चलो ठीक है, बने रहते हैं इसी क्लास में। धन्यवाद आज के लिए, गुड इवनिंग।